हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी इंडियन हिस्ट्री मतलब कि भारतीय इतिहास का टॉपिक नंबर गुप्त पूर्व काल पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न को इस क्लास में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों यह बेहद ही उपयोगी क्लास है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यह हम लोग जो हिस्ट्री की पूरी क्लास पूरी ल्यूशन बुक हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों, यह हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों है, क्योंकि इस बुक में सभी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या किस शुंग वंश की मतलब किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? ऑप्शन नंबर ए है पुष्यमित्र, ऑप्शन नंबर बी अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर सी वसुमित्र या फिर ऑप्शन नंबर डी भागभद्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ऑप्शन नंबर ए सेनापति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेनापति के पद पर था हमारा पुष्यमित्र सिंह मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना पर आसीन था। प्रश्न नंबर तीसरा है, कर्णव या कार्णव वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए वसुदेव, ऑप्शन नंबर बी भूमिमित्र, ऑप्शन नंबर सी नारायण या फिर ऑप्शन नंबर डी सुशर्मा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वसुदेव ने कर्णव वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा चौथा है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए, शिमुक ने सातवाहन या आंध्र का सातवाहन वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर पाँचवा है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, सातवाहनों ने मौर्य के अधीन सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क वह महान नेता था जो बाद में बौद्ध बन गया था। दोस्तों, तो कनिष्क हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और कनिष्क के समय में ही गांधार कला और हमारी जो मथुरा कला, इन दोनों कला का विकास हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 7वां है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, भारत और ग्रीक शैली का जो कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली है वो भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। प्रश्न नंबर 8 है, कनिष्क की राजधानी थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कनिष्क की राजधानी वह थी पुरुषपुर। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 9 है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, पेशावर का जो दूसरा नाम है वह पुरुषपुर भी है। प्रश्न नंबर 10 है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी, चरक जो थे वह कनिष्क के राज्य चिकित्सक भी थे। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, इसमें यह पूछा गया कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह है गांधार कला, मतलब कि तक्षशिला का जो प्रसिद्ध स्थल है हमारा, यह एक प्रसिद्ध इस वजह से हो पाया क्योंकि यहाँ पर गांधार कला भी विकसित की गई थी। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, इंडो बैक्टीरियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। प्रश्न नंबर 13 है अब हमारा, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है। प्रश्न नंबर हमारा 14 है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। और दोस्तों, जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था हमारा, इसने सर्वाधिक जो हमारे गोल्ड के शुद्ध कॉइन थे, मतलब कि एकदम जो प्योर गोल्ड के कॉइन सबसे ज़्यादा
इन्होंने कनिष्क ने जारी करवाए थे। प्रश्न नंबर हमारा 15 है दोस्तों। इसमें यह पूछा गया है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी होती थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 15 है, किस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए सीसा की। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक सीसा धातु की बनी होती थी और सर्वप्रथम जो सीसा से बनी मुद्राएं हैं वह हमारे सातवाहन वंश के शासकों ने ही चलाई थी। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये तीनों हमारे कनिष्क के समकालीन शासक थे। प्रश्न नंबर 17 है हमारा कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सातवाहनों ने ब्राह्मणों को एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी यूनानियों ने हमारे भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसको हम पर्दा भी बोलते हैं, का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, इसमें यह पूछा गया कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग मतलब कि सिल्क रूट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, किसने आरंभ कराया। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग, जिसको इंग्लिश में हम लोग सिल्क रूट भी बोलते हैं, इसने आरंभ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं मतलब कि सोने की मुहर चलाई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर हमारा सी कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं मतलब कि सोने की मुहर चलाई थी। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कनिष्क की दरबार की शोभा थे चरक और नागार्जुन। प्रश्न नंबर 22 है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों जो विक्रम संवत है जो कि हमारा 57 ईसा पूर्व में इसका चलन हुआ था, विक्रम संवत का हमारा इसको हमारे जो उज्जैन के एक विक्रमादित्य शासक थे वहाँ के उन्होंने चलवाया था। और दोस्तों हमारा जो भारतीय कैलेंडर है वह हमारा शक संवत पे ही आधारित है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 23 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान देश में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 24 है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी खारवेल हमारा कलिंग वंश का महान शासक था। और ये खारवेल ही है जिसने हाथी गुम्फा अभिलेख जारी करवाया था। जो हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसमें भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और साथ ही साथ में जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वह संस्कृत भाषा में जारी कराया गया था दोस्तों। और जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें कलिंग के सभी शासकों का वर्णन भी मिलता है। प्रश्न नंबर 25 है हमारा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किया गया था। प्रश्न नंबर 26 है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर वह है ऑप्शन नंबर डी आंध्र में सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया था दोस्तों। और इसी वजह से जो सातवाहन वंश है इसको हम आंध्र का सातवाहन वंश भी कहते हैं। और जो सातवाहन वंश है इसको हम अंधकार काल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, सातवाहन राज्य की राजधानी क्या थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जो बेहद ही आसान है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा पैठान या प्रतिष्ठान सातवाहन राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपको बताया गया ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। और ये जो हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख है यह उड़ीसा राज्य में दोस्तों स्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हॉल ने, यह एक सातवाहन वंश का दोस्तों शासक था जिसने अपनी रचना गाथा सप्तशती की रचना की थी। अगले प्रश्न में अब चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, सातवाहनों शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, सातवाहनों की जो शासकीय भाषा थी वह प्राकृत थी। और जो ये सातवाहन वंश था दोस्तों, यह एक ब्राह्मण वंश था। दोस्तों यह भी आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रश्न नंबर हमारा 31 है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इस राजवंशों का जो सही कालक्रम है दोस्तों हमें वो बताना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है कि पहले हमारा शुंग वंश था, फिर हमारा सातवाहन वंश था दोस्तों, फिर हमारा गुप्त वंश और फिर इसके बाद चोल वंश था। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3124 बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर हमारा 32 है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बैक्टीरियन या ग्रीक शासकों ने मौर्य वंश के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही, जिसमें भारत पर सबसे पहले इंडो बैक्टीरियन या ग्रीक शासकों ने आक्रमण किया था। अगले प्रश्न में अब चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 33 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे दोस्तों। तो एक तरफ शासक है और एक तरफ उनकी उपाधियाँ हैं। तो दोस्तों जैसे कि अशोक है, इसका जो उपाधि है वो प्रियदर्शी है। और जो हमारा कनिष्क है दोस्तों, पहले खारवेल को देख लें, इसका है कलिंग चक्रवर्ती। और इसके बाद जो हमारा कुमारगुप्त है दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ए का 5 है और सी का 2 है। तो दोस्तों इसमें इससे मिलता जुलता ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। मतलब कि जो बी और डी है दोनों में हमारा ए का 5 और सी का 2 है दोस्तों। तो अगले में हम ऑप्शंस को चेक करते हैं, मतलब कि बी का 4 हो जाएगा। इस तरह हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं कि हमारा जो डी है मतलब कुमारगुप्त का देव पुत्र नाम था दोस्तों। लेकिन जो कनिष्क है इसका हमें बताना है मेन, क्योंकि हमारा यही है। तो विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त द्वितीय की जो कि हमारे गुप्त शासक थे उनकी उपाधि थी। तो दोस्तों जो कनिष्क है इसकी उपाधि महेंद्र दादित्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं दोस्तों। ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया करिए, जो क्वेश्चन आपको पता है पहले उसके आंसर टिक कर लिया करिए, फिर उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट करने से पता चल जाता है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 58 ईसा पूर्व से हमारा विक्रम संवत प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ संवत हैं और दूसरी तरफ किस समय से गणना, मतलब कब से वह लागू किए गए। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं विक्रम संवत हमारा 58 ईसा पूर्व से, गुप्त जो हमारा शक संवत है ये 78 से है। और जो गुप्त संवत है इसको चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था दोस्तों अपने राज्य अभिषेक के अवसर पर 319 या फिर 320 में। और जो हमारा कलिंग संवत है ये 3102 ईसा पूर्व में चला था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा 4 हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद हमारा 3 हो जाएगा, फिर 2 और फिर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों 4 3 2 1 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 36 है, इसमें यह पूछा गया कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशील राज्य था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन मौर्य के बाद में दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशील राज्य था। क्वेश्चन नंबर 37 अब हमारा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा सर्वप्रथम बनाई गई थी दोस्तों। और बुद्ध की जो हमारी प्रतिमा है वह गांधार कला में बनाई गई थी। और सर्वप्रथम जो मानव प्रतिमा पूजी गई वह संभवतः हमारे गौतम बुद्ध जी की ही थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है दोस्तों, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि शुंग वंश के बाद जिस वंश ने शासन किया वह थे हमारे कर्ण वंश, जिसकी स्थापना वासुदेव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस चीन जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए कि पेन चाओ ने, यह हमारा चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है दोस्तों,
कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। कथन हमारा ए है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन ए है। कथन कारण आर है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो दोस्तों हमारा 41 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी। ए तो सही है, मतलब कि कुषाण फारस की खाड़ी में और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, लेकिन जो किंतु आर गलत है, मतलब कि जो इसका कारण है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। दोस्तों यह गलत है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो दोस्तों 42 क्वेश्चन है, उस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार शैली कहते हैं। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 43 है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी, महायान शाखा का कनिष्क बौद्ध धर्म की अनुयायी था, मतलब कि महायान शाखा का, जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। प्रश्न नंबर 44 है हमारा। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगति, मतलब कनिष्क के शासनकाल में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। प्रश्न नंबर हमारा 45 है। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि, जिसने महाभाष्य नामक पुस्तक भी लिखी है। दोस्तों प्रश्न नंबर 46 है हमारा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हमारा बी, शक राजा रुद्रदामन द्वारा विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, हमारा गोंद फर्नांडिस के शासनकाल में ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, कड़फिकस द्वितीय कुषाण शासक सर्वप्रथम ने स्वर्ण मुद्राएं इसने जारी की थी। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, शक शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। त्रातार मतलब मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक शासकों ने त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर दोस्तों 51 है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हमारा ए, यूनानी शक कुषाण प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में इनका सही कालक्रम है, मतलब कि पहले यूनानी ने आक्रमण किया था, फिर शक ने और फिर कुषाण ने प्राचीन काल में भारत में, ये लोग इसी क्रम से थे, यूनानी, शक और कुषाण। प्रश्न नंबर हमारा 52 है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया प्रथम बार? दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, ग्रीकों द्वारा भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। प्रश्न नंबर हमारा 53 है। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी यह राज्य था। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल से
सही उत्तर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, करशापण। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा से बनने वाला यह सिक्का था, जिसको हम लोग करशापण भी बोलते थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलों एवं चेरों का सर्वप्रथम रोम के लोगों के साथ व्यापार प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर हमारा 56 है, इसमें यह पूछा गया है कि मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा जो 56 है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोचीन। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों में असत्य है मतलब कि बारबोकरम, बेरीगोजा जिसको भडौच में है और अरिकामेडु, ये तीनों थे, लेकिन कोचीन इनके समय में यहाँ पर बंदरगाह नहीं था। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, निम्न में से किस स्थल को पेरिपेल्स ऑफ द एरिथियन सी में पोडोकू नाम से संबोधित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, अरिकामेडु को पेरिपेल्स ऑफ द एरिथियन सी पोडोकू के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 58 है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेमेट्रियस ने मौर्य उत्तर काल में भारत में यूनानी राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 59 है अब हमारा, इसमें यह पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राजशाला सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनांडर बन गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, कुषाणों का संबंध था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर सी, चीन की यूची जनजाति से कुषाणों का संबंध था, मतलब जो कुषाण थे ये चीन की जो यूची जनजाति थी इससे संबंध रखते थे। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष कनिष्क के बौद्ध के लिए उत्तरदायी था। और दोस्तों जो ये अश्वघोष है इनकी 2 पुस्तक थी, एक तो बुद्ध चरित थी और दूसरी सौंदर्यानंद व्रत सूची अश्वघोष की पुस्तक थी। दोस्तों अश्वघोष हमारा जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय, उस समय उपाध्यक्ष था और जो अध्यक्ष था उसको हम लोग वसुमित्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। तो दोस्तों इसको हम चलिए मिलान करते हैं। इंडो ग्रीक हमारे हिंद यवन थे, शक हमारे सीथियन थे और पार्थव हमारे पहलव थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2, 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 63 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे, मतलब राज्य को उसकी राजधानी से मिलाएंगे। दोस्तों चलिए इसमें मिलाते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी, चेंदी वंश की राजधानी कलिंग थी, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी और कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पिशावर थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है अब हमारा प्रश्न नंबर 64 है हमारा, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश के शासकों ने कैसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी। प्रश्न नंबर 65 है हमारा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, मतलब कि भरूत स्तूप और ऑप्शन नंबर बी, सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार और ऑप्शन नंबर सी, भाजा स्तूप। तो दोस्तों इन तीनों का निर्माण हमारा शुंग काल में हुआ था। और दोस्तों भरूत स्तूप जो कि हमारा एमपी में स्थित है, इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो कि शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहत कथा का मतलब कि ग्रंथ की रचना की थी गुणाढ़ ने, जो कि सातवाहन नरेश हाल का समकालीन था। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है हमारा, सातवाहन शासकों बौद्ध पर अत्याचार करते थे। दूसरा कथन है, पुष्यमित्र शुंग बौद्ध को संरक्षण देते थे। तीसरा कथन है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर हमारा डी, केवल तीसरा सही है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब प्रश्न नंबर हमारा 68 है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे। तो दोस्तों इस उत्तर बहुत आसान है। कुषाण शासकों ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। प्रश्न नंबर हमारा 69 है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 है, इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेंदी वंश से संबंधित था कलिंग नरेश खारवेल। प्रश्न नंबर हमारा 70 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर हमारा बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में इसमें जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के सबसे महान शासक सम्राट अशोक का वर्णन महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। और दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख में ही सुदर्शन झील का भी निर्माण के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 71 है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का हम डायरेक्ट उत्तर देख लेते हैं। यह हमारे 1, 2, 3 कथन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 71 है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 मतलब कि दूसरा कथन है हमारा, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों की सुनिश्चित करती थी। और कथन तीसरा है, श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार था। दोस्तों तो हमारा कथन दूसरा और तीसरा बिल्कुल सत्य है। और दोस्तों हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72 है। इसमें यह है कि रबातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कनिष्क और कटफिकस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए हमारा जो ये रबातक अभिलेख है इसमें यह बताया गया कि कनिष्क और कटफिकस के बीच संबंध स्पष्ट किए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी हिस्ट्री की हमारी गुप्त की मतलब कि पूर्व गुप्त काल की हमारी यह क्लास थी दोस्तों। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करिए दोस्तों। क्लास को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए क्योंकि यह सभी आपके सामने है कि यह क्वेश्चन देखिए यूपीएससी और नेट और IRF में पूछा गया है। तो दोस्तों ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे ही क्लास को करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल में डेली आपको क्लास कराई जाती है। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।